आज का टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो तकरीबन 1 घंटा तो मैं इस टॉपिक के बारे में ही बात करने वाला हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, शुरू करूंगा मैं ये पीछे वाले वर्ड से। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, क्या ये समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, हमने आज से पहले बहुत बार ये वर्ड फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, सपोज करो कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x बी अ फंक्शन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब एक दो बार नहीं, शायद 25-30 बार और शायद ज्यादा बार ही मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। बिल्कुल, इस y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ x। तो इस लिहाज से हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल नाम दे देंगे और x को नाम दे देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये जरूरी है कि हर बार y ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज गिवन है। अगर गिवन है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x तो y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट। अगर किसी जगह पर मुझे दिया गया है कि x इज अ फंक्शन ऑफ y तो x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट हो गया। अगर दिया गया है कि s इज अ फंक्शन ऑफ t तो s डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पहचानना आ गया। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन बेसिकली एक रूल या एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके अकॉर्डिंग आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो फंक्शन इज अ रूल और एन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच x या टू वेरिएबल्स are related to each other. दो वेरिएबल्स कौन कौन से? हमेशा x एंड y नहीं होंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे। जी जी, तो दो वेरिएबल्स को रिलेट करने वाला मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसे हम कहते हैं फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है या x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है? y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो कौन सा रूल है जो x और y को एक दूसरे से रिलेट कर रहा है? स्क्वायर। तो यहां पर जो फंक्शन है दैट इज स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं। सपोज यहां पर मैं फंक्शन लिख लेता हूं ऐसा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओवल शेप अच्छा बना नहीं मुझसे, तो अपन बॉक्स ही बना लेते हैं। सपोज करो इसमें x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी 1।
x की वैल्यू 2 पुट करने पर 4, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4 पुट करने पर y इज इक्वल टू 16। तो ये जितनी भी y की वैल्यू आप लोगों ने मुझे बताई हैं 0, 1, 4, 9, 16, क्या ये कोई रैंडम आउटपुट वैल्यूज हैं या फिर आपने एक रूल के अकॉर्डिंग निकाला इन्हें? एक रूल के अकॉर्डिंग। जो रूल आपने x की वैल्यूज पे अप्लाई किया था वो रूल स्क्वायर तो है, उसे आज से क्या कहेंगे हम? फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और जो वैल्यूज हम x की यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक फंक्शन में पुट करते हैं उन इनपुट वैल्यूज को कहते हैं हम डोमेन। और रूल अप्लाई करने पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमें मिलती हैं उन आउटपुट वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज। और ये बीच में क्या है? फंक्शन। बोलो, क्या ये समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा, उसके बाद हम अगले वर्ड पे स्विच करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास और एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। चलेगा? चल, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। फंक्शन क्या है यहां पर? वो कौन सा रूल है? स्क्वायर रूट। फंक्शन है यहां पर स्क्वायर रूट। फिर से बीच में मैं फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। x की कुछ वैल्यूज पुट करके बताना। जैसे सपोज करो x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9 पुट करने पर y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 16 पुट करने पर y की वैल्यू 4। इंडिपेंडेंट की ये वैल्यूज जो हमने एक फंक्शन में पुट किया है, इनपुट वैल्यूज को क्या कहेंगे? डोमेन। और रूल अप्लाई करने पर के बाद जो y के आउटपुट वैल्यूज हमें मिली हैं वो है रेंज और ये फंक्शन। तो फंक्शन किसे कहते हैं हम? जल्दी से बताओ। दो वेरिएबल्स को रिलेट करने वाला एक रूल, एक ऑपरेशन, उसे हम फंक्शन कहते हैं। डोमेन किसे कहते हैं हम? हाँ, इनपुट वैल्यूज। एक फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं उन इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। रूल अप्लाई करने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल की आउटपुट वैल्यूज हमें मिलती हैं उन्हें कहते हैं रेंज। तो ये 3 टर्म्स क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अब मैं अगला वर्ड लेने वाला हूं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये वर्ड फंक्शन क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब मैं लेने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे हम लोगों ने, ठीक है। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें फंक्शन कह रहा हूं तो ये बेसिकली एक रूल हुए,
है ना, और हर एक रूल हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रेशियो प्रोवाइड करते हैं, है ना। 10वीं में हमने इनका नाम ही शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा था। वो तो जब हम 11th में आए तो हमने इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि 10वीं तक हम लोग फंक्शन क्या होता है ये नहीं समझते थे, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक्यूट एंगल इज x, थीटा बोलना है थीटा बोल दे, x चलेगा। चल, इस एंगल x के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस और हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज ही है, ठीक है। तो साइन x जो है y इज इक्वल्स टू साइन x इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, cos x is ratio of base and hypotenuse, tan x is ratio of perpendicular and base, और बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि हम 12वीं में हैं, इतना समझते हैं, मुझे हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये x यहां पर क्या है? एंगल है, और जो वैल्यू मिल रही है हमें p बाय b की, यानी y की, वो एक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली एक ऐसे रूल हैं जो हमें डिफरेंट एंगल्स के लिए दो साइड्स का रेशियो निकाल के देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बताना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रूल्स, या रूल ही लिख लो, एक ही बात है, which that provides ratio of two sides of a right triangle for different angles, है कि नहीं? ठीक है। तो हमने 10वीं में एक बड़ा सा टेबल याद किया था, कुछ 5 स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमने एक टेबल याद किया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक टेबल हम लोगों ने 10वीं में याद किया था, ठीक है। सभी ने याद किया होता है ना, और नहीं तो उसे बनाना सीखते हो फिर आप लोग। एक तरीका होता है, पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर 4 से डिवाइड करके होल का अंडर रूट, ऐसा कोई तरीका सीखा था क्या? ठीक है, सभी सीखते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पर हर एक वैल्यू जो हमने रटी हुई थी या याद करी हुई थी, वो हमने सिर्फ रट ली थी कि इसकी वैल्यू होती है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। पर वो वैल्यू हमें कुछ सिखाती है, कुछ बताती है। जैसे हमने याद किया था साइन 30 डिग्री इज 1/2, 12वीं में हम सबको शायद याद होगा ही, ठीक है, सभी को याद है। हमने सभी याद कर लिया था 10वीं में कि साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। पर हमने समझने की कोशिश नहीं करी थी कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा एक स्टेटमेंट
जो हमने मैथमेटिकली लिखा है ये कुछ बताता है हमें। हाँ, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन एक रूल है जो हमें दो साइड्स का रेशियो देता है। कौन सी दो साइड्स का रेशियो देता है हमें साइन? ठीक है, तो ये जो 1/2 है वो बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दो साइड्स का रेशियो है। ठीक है, हम इसके परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि इतने यूनिट का या इतने सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर होगा और इतने सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज होगा, हम ये तो नहीं बता सकते, पर ये सर्टेनली बता सकते हैं इनका रेशियो 1:2 होगा। बात समझ में आ रही है? सपोज करो कि आपका परपेंडिकुलर 7 यूनिट्स का है तो हाइपोटेन्यूज 14 यूनिट्स का होगा। ठीक, मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। बताना, इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सटेंड किया मैंने तो क्या ये एक्यूट एंगल बदल गया? एक्यूट एंगल 30 डिग्री था और अब भी 30 डिग्री ही है, पर क्या उसके परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बदल गई? है ना, बिल्कुल। पहले 7 थी, अब थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। पहले हाइपोटेन्यूज 14 था, अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, पर एक चीज जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, वो है इनका रेशियो। ठीक है, अब मान लो कि ये परपेंडिकुलर 7 से बढ़कर 9 सेंटीमीटर का हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितने का होगा? 18 सेंटीमीटर का। बोलो ये चीज समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली एक रूल है, वो भी एक रूल है, फंक्शन नाम दे रहे हैं तो रूल ही हुए। ठीक है, पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें क्या मिलता है? इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें क्या मिलता है? दो साइड्स का रेशियो। एंगल बदलते जाओगे, नए नए रेशियो मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम क्या पुट करते हैं? एंगल्स। ठीक है, और उनसे जो आउटपुट वैल्यूज हमें मिलती हैं वो क्या होती हैं? रेशियोज होते हैं। ठीक है, चल कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले रहा हूं जिसके लिए आपको वैल्यूज याद हों तकरीबन 180 डिग्री तक। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके लिए आपको वैल्यूज 180 डिग्री तक याद है? जल्दी बताना। साइन के लिए याद है? चलो, तो मैं साइन के लिए ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करो x इज 0 डिग्री तो y इज 0, x इज 30 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 1/2 ऊपर लिखा ही हुआ है, x इक्वल्स टू 45 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 1/√2, 60 डिग्री, √3/2, 90 डिग्री, y is equals to 120 डिग्री, √3/2, 135 डिग्री, 1/√2, 150 डिग्री, 1/2 और 180 डिग्री, y is 0। ठीक है, इन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को जो हमने एक फंक्शन में पुट किया है, इन्हें क्या कहोगे? डोमेन। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन बेसिकली एक एंगल है, ठीक है। रूल अप्लाई करने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमें मिली हैं उन्हें क्या कहेंगे? रेंज। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज बेसिकली एक रेशियो है, ये सारे रेशियो है, और ये बीच का है फंक्शन। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, क्या मिलता है इनसे? ये सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा वर्ड, दैट इज इनवर्स। हाल फिलहाल मैं इस तीसरे वर्ड अकेले को डिस्कस करना चाह रहा हूं, फिर उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जोड़ दूंगा। मैथ्स में इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा। उल्टा जो तुम लोग बोल रहे हो उल्टा, बिल्कुल सही है। इनवर्स मतलब उल्टा, या ठीक है, पर उल्टा किस लिहाज से? क्या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा कर देना है? नहीं। इनवर्स का मतलब है रिवर्स, है ना? जो उल्टा आप कह रहे हैं उस उल्टे का मतलब है यहां पर रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या? हाँ, बेसिकली एक फंक्शन के लिए जो इनपुट वैल्यूज थी और आउटपुट वैल्यूज थी उन्हें हमें रिवर्स कर देना है ना? तो यहां पर रिवर्स होगा क्या? रिवर्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को रिवर्स करना है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो डोमेन और रेंज को रिवर्स कर दे, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। सही है? ठीक है, ठीक है। जैसे यहां पर इसका डोमेन रीड करो, 0 1 2 3 4, और इसका रेंज रीड करो। तो क्या इस वाले के लिए डोमेन और इस वाले के लिए रेंज सेम है? ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल के लिए रेंज रीड करो, 0 1 4 9 16, और इसके लिए डोमेन रीड करना। तो पहले एग्जाम्पल के लिए डोमेन और दूसरे एग्जाम्पल के लिए रेंज सेम है, पहले एग्जाम्पल के लिए रेंज और दूसरे एग्जाम्पल के लिए डोमेन सेम है, यानी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए। तो क्या हम इस फंक्शन y = x² को, यानी एक फंक्शन अगर स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो इनवर्स रूल्स हैं, है ना? इनवर्स फंक्शंस हैं ये एक दूसरे के। पक्का ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब तक तो बहुत इजी, बहुत नॉर्मल, बहुत बच्चों वाली चीजें चल रही थी जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या ये जरूरी है कि हर फंक्शन का एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करे? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उन्हें इन्वर्टेबल कहते हैं, और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, रुक तो जा बेटा, अभी तो शुरू किया है, इतना टाइम लेके मैंने ये बच्चों वाली चीजें सिखाई है, तो तुझे क्या लगता है एक स्टेटमेंट में खत्म कर दूंगा क्या इसे? अभी तो शुरू किया है मैंने, रुक तो जा बेटा। मेरा पहला स्टेटमेंट था कि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर फंक्शन का एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करे।
क्या ये बात समझ में आई? तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, नॉट एवरी फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे। कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है। वो इनवर्स नहीं कहलाता, वो रेसिप्रोकल कहलाता है ना। टैन और कॉट इनवर्स नहीं है, वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, है ना। अच्छा, तो ये बात सभी के दिमाग में आ गई है कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ फंक्शंस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उन्हें इन्वर्टेबल कहा जाता है। कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें क्या कहोगे? नॉन इन्वर्टेबल। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भैया कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल है और कौन सा फंक्शन नॉन इन्वर्टेबल है? एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल है और कौन सा फंक्शन नॉन इन्वर्टेबल है। तो वो कंडीशन क्या है, सुनना जरा ध्यान से। अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल। क्या ये रीड करना आता है तुम्हें? आई के बाद 2 F, क्या रीड करते हैं इसे? इफ एंड ओनली इफ। अगर रीड करना आता है तो मैं इसी को लिखा रहने देता हूं, नहीं तो मैं पूरा स्टेटमेंट वाइज लिख देता हूं। जल्दी बोलो। अरे क्या है, नया सीख ले भाई। IFF जो होता है दैट इज इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये बिल्कुल बॉटम लाइन है, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ इधर नहीं कुछ उधर नहीं। ठीक है, अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बताना मुझे, क्या ये नाम बाइजेक्टिव तुम पहली बार सुन रहे हो या तुमने 11th स्टैंडर्ड में ये नाम सुना था? बिल्कुल, मैंने बाइजेक्टिव बताया तो था। हाँ, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया होगा, ठीक है, पर मैंने बाइजेक्टिव बताया था, जिक्र किया था मैंने, है ना। जिनने नहीं सीखा था ना 11th में, बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि ये जो जिनने 11 में सुना है ना, ये भी तुम्हारे बराबर ही, इन्हें भी कुछ याद है नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन इन्वर्टेबल हो ये जरूरी है क्या? नहीं, नहीं। एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेबल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसे क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये बात हो गई। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल है और कौन सा फंक्शन नॉन इन्वर्टेबल है? हाँ, अगर दिया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पर अगर दिया गया फंक्शन नॉन बाइजेक्टिव है तो वो नॉन इन्वर्टेबल होगा, यानी उसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पक्का? पर ये बाइजेक्टिव क्या होता है यार? नाम तो दे दिया बाइजेक्टिव, पर बाइजेक्टिव होता क्या ये तो समझ में नहीं आया।
हाँ इशू कुछ बोलना चाह रहा था तू। ठीक है, ऋतिक तू कुछ बोलना चाह रहा था। बाइजेक्टिव का मतलब है फंक्शन शुड बी इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। बिल्कुल मैंने सिखाया था भाई, आप मना नहीं कर सकते कि सर ये तो नाम ही नए हैं, नाम तो एटलीस्ट सुने हुए हैं आपके, चीज़ शायद याद नहीं हो तो ठीक है ठीक है। तो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए कि वेदर अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल और नॉट, क्या चेक करना होगा? बाइजेक्टिव है या नहीं। और बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव भी हो, उसे कंबाइंडली बाइजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में सर्जेक्टिव को तो डिस्कस नहीं करने वाले। हाँ, इंजेक्टिव आज की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी। ठीक है, जब मैं आपको फंक्शन चैप्टर सिखाऊंगा तो वहां पर मैं सर्जेक्टिव को भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हाल फिलहाल आज की क्लास के लिए सर्जेक्टिव मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, मेरे लिए काम का है तो इंजेक्टिव। ठीक है, कोई ऐसा जो मुझे इंजेक्टिव के बारे में बता सकता हो? इंजेक्टिव को आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में और क्या कहा जाता है? वन फंक्शन। ठीक है, दो नाम अगर आपको याद आ रहे हो 11th स्टैंडर्ड के, वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। दो और नाम याद आ रहे हो, ऑन टू, इन टू, है ना? चलो, मैं बिल्कुल इस उम्मीद में नहीं हूं कि तुम्हें आता है और मैं स्किप करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पूरी चीज सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन फंक्शन का मतलब, हाँ, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। एग्जैक्टली, फॉर ईच इनपुट वैल्यू there should be what? There should be a unique output value। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिक। यूनिक वर्ड का मतलब क्या? अनोखा। जो अनोखा, जो अकेला हो, जो इकलौता हो, उसी को हम यूनिक कहेंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जरा यहां पर देखना, जीरो रखने पर आउटपुट क्या मिला? जीरो। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हम x की जगह पर पुट करें और आंसर फिर से जीरो आ जाए? नहीं, जीरो रखने पर ही आंसर जीरो मिलेगा और कोई वैल्यू रखने पर आंसर जीरो नहीं आ सकता। बोलो, तो ये जो जीरो है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओनली जीरो। ठीक है, कोई और x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहां पर पुट करें और आंसर जीरो मिल सके। तो ये जीरो जो है, क्या ये यूनिक आउटपुट वैल्यू है? ठीक है, चलो, हमने x की जगह पर 16 रखा और आंसर मिला 4। क्या और कोई वैल्यू है जो आप x की जगह पर पुट करें और आंसर 4 मिल पाए आपको? कोई और वैल्यू, जैसे 8 रख दिया तो 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इस वैल्यू 16 के लिए भी हमारे पास क्या है? एक यूनिक आउटपुट वैल्यू है। बोलो, ये चीज समझ में आ रही? यूनिक नहीं होता वहां पर, यूनिक नहीं होता। देख, मैं देखो
एक मैपिंग बना के दिखाता हूं। जैसे मान ले ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, और सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से एक रूल रिलेट कर रहा है, और उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सपोज कर सेट ए में कुछ वैल्यूज हैं x1, x2, x3 एंड x4। सेट बी में वैल्यूज है y1, y2, y3 एंड y4। हमने इस फंक्शन में x1 रखा, और x1 रखने पर हमें एक आउटपुट वैल्यू मिली y2। ठीक है, x2 रखा, हमें आंसर मिला y1, x3 रखा, आंसर मिला y3, और x4 रखा, आंसर मिला y4। ठीक है, एक और मैपिंग देखना, एक और मैपिंग देखना। फिर वही चीज x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। मान ले x1 रखा, आंसर मिला क्या y2, x2 रखा, आंसर मिला x3, रखने पर y3, और x4 रखने पर भी आंसर आ गया y3। ठीक है, तो बताना क्या ये वाला फंक्शन है या नहीं। ठीक है, क्या ये वाला फंक्शन है या नहीं। वो भी फंक्शन है, वो भी फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। अंतर इन दोनों में ये है कि ये है आपका 1-1 फंक्शन, क्योंकि हर इनपुट वैल्यू के लिए हमारे पास एक यूनिक आउटपुट है, एक ऐसा आउटपुट जो किसी और इनपुट से नहीं मिल सकता। तो वो एक यूनिक आउटपुट है, एक अनोखा आउटपुट है, एक लौता आउटपुट है। ठीक है, वहां देखना वो भी फंक्शन है, पर क्या वो 1-1 फंक्शन है। ये है मेनी वन फंक्शन। 1-1 को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंजेक्टिव, और मेनी वन को कहा जाता है नॉन इंजेक्टिव। बोल बच्चे, क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, 1-1 है या मेनी वन है। 1-1 है, मतलब मैं इसे इंजेक्टिव कह सकता हूं ना। ठीक है, और अगर ये इंजेक्टिव है, वो तो तुम बोल ही रहे हो, क्या मैं इसको साथ में सब्जेक्टिव अज्यूम कर लूं। क्योंकि सब्जेक्टिव के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अज्यूम ही करते चलेंगे आज की क्लास में। तो तुमने मुझे सिखाया है कि ये इंजेक्टिव है, साथ में मैंने अज्यूम कर लिया कि ये सब्जेक्टिव है, तो क्या ये चीज बाइजेक्टिव हो गई। पक्का सुन रहे हो ना ईमानदारी से, क्योंकि वो ट्विस्ट आने ही वाला है। ठीक है, वो क्लाइमैक्स आने ही वाला है। तुमने मुझे सिखाया है कि ये इंजेक्टिव है, मैंने तुम्हें कहा कि अज्यूम कर लो ये सब्जेक्टिव भी है। तो अब ये फंक्शन y = √(x) बाइजेक्टिव हो गया, और एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन मेनी वन है, मेनी वन मतलब इंजेक्टिव या नॉन इंजेक्टिव। नॉन इंजेक्टिव, अगर मैं ये सपोज कर भी लूं कि वो सब्जेक्टिव है पर नॉन इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव मैंने सपोज किया लिया, तो उसे बाइजेक्टिव कहोगे या नॉन बाइजेक्टिव कहोगे। अच्छा, मैं हर बार अब सपोज कर लो कि सब्जेक्टिव है नहीं बोलूंगा। मान लो अब मैं सारी चीजों को सब्जेक्टिव सपोज करके ही चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है। नॉन इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा या नॉन बाइजेक्टिव होगा। नॉन बाइजेक्टिव होगा। नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल। नॉन इन्वर्टेबल। बात समझ में आ गई। चल, अब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे। तुमने थोड़ी देर पहले मुझे इस
y इज इक्वल्स टू साइन एक्स के बारे में बताया था। ठीक है, जरा इस साइन एक्स को चेक करके बताना मुझे। अच्छा, इस साइन एक्स के लिए डोमेन क्या है? एंगल तो है, बेसिकली कौन कौन से एंगल्स इस साइन एक्स में पुट किए जा सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है और मैंने तुम्हें लास्ट ईयर साइन एक्स कॉस एक्स इन सबके डोमेन और रेंज सिखाए हो तो ठीक है, ठीक है। और इसकी रेंज है -1 to +1, ये याद है ना? ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस चीज को देख के कि साइन एक्स 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन। देखो 45 डिग्री रखने पर क्या मिला और 135 डिग्री रखने पर 1/√। 45 डिग्री रखने पर भी 1/√2, 135 डिग्री रखने पर भी 1/√2। तो दो इनपुट वैल्यूज मुझे सेम आंसर दे रहे हैं। दो इनपुट वैल्यूज मुझे सेम आंसर दे रहे हैं। तो ये 1 फंक्शन है या ये मेनी वन फंक्शन है? तो क्योंकि मेरे पास ज्यादा अब जगह बची नहीं, मैं यहां पर रेड पेन से लिख रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज मेनी वन फंक्शन। बोलो ये चीज समझ में आई? अरे मैंने समझाई क्या? तुमने ही मुझे बताई है कि साइन एक्स जो है वो मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव या नॉन इंजेक्टिव? नॉन इंजेक्टिव। एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नॉन बाइजेक्टिव? नॉन बाइजेक्टिव। और एक नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल? नॉन इन्वर्टेबल। तो हम एक कंक्लूजन पे आ गए कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इज नॉन इन्वर्टेबल। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। चैप्टर का नाम है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि साइन एक्स का इनवर्स होता ही नहीं है। अबे तुम सोचो तुम क्या बोल रहे हो? बहरा गए क्या? कोमा में चले गए क्या? नहीं समझ में आया? हम एक चैप्टर पढ़ना शुरू करने वाले हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हमने वो चैप्टर पढ़ना शुरू ही नहीं किया और हम एक कंक्लूजन पे आ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। चैप्टर खत्म, यहीं पर शुरू होने से पहले चैप्टर खत्म। अबे समझ में आया? क्लाइमेक्स समझ में आया तुम लोगों को? कि जो चीज हमें पढ़नी है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो किताबों में फिर इतना लंबा सब पूरा चैप्टर भर के लिख दिया है, बना दिया है, वो सब क्या है? गलत पढ़ा रहा है, फालतू है। कुछ भी फालतू, कुछ भी फालतू नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। बात को समझ, ठीक है? अब मैं वो सस्पेंस भी रिवील कर देता हूं भाई। तो फटाफट एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो अब यहां पर ध्यान से सुनना। एक फंक्शन इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है, यह हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है किसी फंक्शन को चेक करने का कि वो इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव? ग्राफिकल
मेथड फॉर इंजेक्टिव। जैसे कोई भी एक फंक्शन बोलो जिसका ग्राफ तुम्हें आता है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। उम्मीद तो मैं करता हूं कि इसका ग्राफ तुम्हें आता होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ एक पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला की ओपनिंग होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर 1 है या मैनी 1 है, दैट इज इंजेक्टिव और नॉन इंजेक्टिव, हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो मैंने x एक्सिस के पैरेलल 2-3 लाइंस ड्रॉ कर दी। किसी भी लाइन को चेक करना वो ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है तो वो फंक्शन है many one। function is many one, that is non injective। बोलो ठीक है। चल फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और ये भी मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों को log x to the base e का ग्राफ आता है, सिखाया है मैंने, ठीक है। नहीं आता हो तो बोर्ड पे ध्यान देना भाई। हालांकि log x के मैंने आपको 2 ग्राफ बताए हैं, एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और एक डिक्रीजिंग होता है ना। इंक्रीजिंग तब होता है जब बेस 1 से बड़ा हो, और क्योंकि यहां पर बेस मैंने e लिया है जो कि 1 से बड़ा ही है तो इंक्रीजिंग ही बनेगा। चल चेक करके बताना कि ये 1 है या मैनी 1 है। ड्रॉ करो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कितनी भी कर लो, कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 यानी इंजेक्टिव। बोलो इंजेक्टिव चेक करने का ग्राफिकल मेथड समझ में आया? पक्का सभी को? ठीक है, ठीक है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर कोई फंक्शन मेनी 1 है यानी नॉन इंजेक्टिव है तो हम उसे 1 फंक्शन बना सकते हैं। एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? हमें उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना होगा, कट शॉर्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अ नॉन इंजेक्टिव फंक्शन can be made injective by restricting its domain। जैसे थोड़ी देर पहले तुमने इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में मुझे बताया कि ये है मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। और इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन हमने क्या लिया था? ऑल रियल नंबर्स। इस तरफ वो
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक खुलेगा, इस तरफ वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक खुलता चला जाएगा। डोमेन हमें एक्स एक्सिस के अलाउंग ही देखनी होती है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। फिर से देखना, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, पर अब इसका डोमेन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मैं फिर से वही पैराबोला बनाना चाहता हूं, पर ये पैराबोला इस बार नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नहीं बनेगा। हमने इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस बार, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखना, कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे। अब क्या कहोगे, ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 है। तो थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले, जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मेनी 1 था, यानी नॉन इंजेक्टिव था, अब वही चीज 1 1 हो गई है, इंजेक्टिव हो गई है। ऐसा क्या हुआ कि एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव बन गया? डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने। तो किसी भी मेनी 1 फंक्शन को, किसी भी नॉन इंजेक्टिव फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, इंजेक्टिव बना सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, और इस साइन एक्स के लिए मैं डोमेन ले रहा हूं ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ जो है उसका शेप क्या होता है, वेव लहरें बनती हैं, है ना, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल, और ऐसा चलता जाएगा। बोलो, ऐसे ग्राफ पढ़ा है ना हम लोगों ने साइन एक्स का, ठीक है। ये एंगल 0 है, ये एंगल π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। चल, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है, चेक करके बताना कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। चेक करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चेक करना, ये लाइन साइन एक्स के ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट। अबे गिन मत लो, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ यहाँ खत्म नहीं होगा और ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। तो ये 1 1 है या मेनी 1, मेनी 1, नॉन इंजेक्टिव। पर क्या तुम मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि साइन एक्स अगर नॉन इंजेक्टिव है तो क्या वो परमानेंटली नॉन इंजेक्टिव हो गया? नहीं, अभी अभी सीखा था कि हम एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन को इंजेक्टिव भी बना सकते हैं, और उसके लिए हमें डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? चल, अब डोमेन कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान रखना, हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पर रेंज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, रेंज रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर डोमेन पहले क्या था, -∞ टू +∞, यानी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज यानी आउटपुट वैल्यूज वो थी 0 टू ∞। नीचे तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही है हमें, है ना, तो इसकी रेंज क्या है, जल्दी मुंह से बोल के जवाब दो। रेंज 0 से ∞। हमने डोमेन भले ही रेस्ट्रिक्ट करा, पर क्या रेंज
0 से इंफिनिटी आज भी मिल रही है ना। हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं पर रेंज नहीं रेस्ट्रिक्ट करते। रेंज में 1% का भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। sin x का रेंज क्या होता है? -1 to +1। रेंज बदलनी नहीं चाहिए, बाकी आप डोमेन भले ही रेस्ट्रिक्ट कर दो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कैसे 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 इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मेरी बात को समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे, sin x के ग्राफ पे चलना शुरू करेंगे। मान लो कि आप sin x के ग्राफ पे चल रहे हो, पहाड़ चढ़ते हो, चलो, समझ में आना चाहिए, बस चलो sin x के ग्राफ पे, और तब तक चलते रहना जब तक आपको ये लगे कि वो 1 1 है, ठीक है। अरे बोलो, जैसे ही वो मेनी वन होने वाला हो, हुआ नहीं हो, होने वाला हो, आपको लग जाए कि हां इसके बाद अगर मैं चलता हूं तो वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, यानी वो मेनी वन हो जाएगा, काट देना ग्राफ वहीं पर। अबे सब लोग सुन रहे हैं मुझे? चलो चलो चलना शुरू करेंगे हम sin x के ग्राफ पे। क्या ओरिजिन से चलना शुरू करूं? चल, कहां से चलना शुरू करना है? देखो -π/2 से चलो ना, चलते 0 से, फिर देखेंगे अगर पीछे की तरफ चलना होगा तो पीछे की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं कहां खड़ा हूं? ओरिजिन पे। sin x के ग्राफ पे हूं, वो भी एट ओरिजिन। यहां से मैं चलना शुरू कर रहा हूं sin x के ग्राफ पे। बताना, अब तक का जो ग्राफ मैंने रेड पेन से ओवरराइट किया है, इतना ग्राफ 1 1 है या मेनी वन? 1 1। और चलना शुरू किया अभी मैंने, अब 1 1, और चलना शुरू किया, अब अभी भी 1 1 है, और चलना शुरू किया, अब, और चलते 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 अब मैं इसके पीक पे आ गया 1 1। अब इसके आगे अगर चलेंगे तो वो मेनी वन हो जाएगा। काट दें ग्राफ यहां से, क्योंकि जस्ट इसके आगे और चलना शुरू करेंगे तो वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। पक्का ये चीज समझ पाए कहां काटना है? ठीक है, चलो नीचे की तरफ भी चल के देखेंगे। अब क्या नीचे की तरफ का ये पोर्शन लेने पर ये मेनी वन हो गया या ये 1 1 ही है? 1 1। और नीचे की तरफ ग्राफ लिया, अब 1 1, और नीचे का ग्राफ लिया, अब, और अब मैं लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया हूं, अभी भी 1 1 है, और आगे का ग्राफ लेने पर मेनी वन हो जाएगा। काट दें यहां से ग्राफ, पक्का? चल, हाँ बोल युक्ति। देखना बेटा, आगे का ये पोर्शन अगर हम लेते हैं तो यहां जो वैल्यू मिल रही है और यहां जो वैल्यू मिल रही है वो सेम हो जाएगी। मतलब जब मैं इस पोर्शन पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने लगेगा। तो क्या आगे का पोर्शन हमें लेना है या फिर यहीं तक लें? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से sin x का ही ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, इससे पहले कि मैं sin x का ग्राफ फिर से बनाऊं, मुझे इसके बारे में बताना। y इज इक्वल्स टू sin x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अगर डोमेन हम ऑल रियल नंबर्स लेते हैं तो ये 1 1 है या मेनी वन? मेनी वन, नॉन इंजेक्टिव,
बाइजेक्टिव कहोगे इसे, नॉन बाइजेक्टिव कहोगे? नॉन बाइजेक्टिव। इन्वर्टेबल कहोगे या नॉन इन्वर्टेबल? नॉन इन्वर्टेबल। अब हम y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं और इसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। बोलना कहां से कहां तक? -π/2 टू +π/2। बताना सही बनाया मैंने? ठीक है। अब ये चीज 1 1 है या मैनी 1? 1 1। इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव? बाइजेक्टिव है या नॉन बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव है। इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल? इन्वर्टेबल। अब जाकर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल बन पाया है ना? ओरिजिनली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दे आर नॉट इन्वर्टेबल, दे आर नॉन इन्वर्टेबल फंक्शंस। इन्हें इन्वर्टेबल बनाया गया है। आ रहा समझ में सभी को? और इन्वर्टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें इनके डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारी पहली चीज है कि हम हर एक फंक्शन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे और उन्हें इन्वर्टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि वो इन्वर्टेबल तो है नहीं, ये जिम्मा हम पे ही ले लेते हैं, खुद पे ही ले लेते हैं कि अब हम उन्हें इन्वर्टेबल बनाएंगे पहले। बोलो ठीक है? और नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें बताता जाऊं, तुम मुझसे नोट कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं करके देखें हर एक चीज? चलो ठीक है, ठीक है। कोई डाउट पूछ रहा कुछ? हाँ बेटा बोल। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि हम डोमेन तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेंज बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो कि हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो और रेंज में चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम कर सकते हैं, नॉन इंजेक्टिव को इंजेक्टिव बना सकते हैं। पर अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ रेंज भी चेंज हो रहा है तो फिर हम वो नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ मैं आ रहा था इस पॉइंट पे, अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। जैसे हमने इसका डोमेन लिया -π/2 से लेके +π/2। बोलो हाँ। अगर मैंने इस चीज का डोमेन π/2 से 3π/2 लिया होता, इमेजिन करके देखो इतना पोर्शन, क्या वो तब भी 1 1 होता? और क्या तब उसका रेंज बदला तो नहीं होता? तब भी रेंज वही -1 से +1 ही मिलेगा हमें। ठीक है। फिर अगर मैं 3π/2 से 5π/2 के इंटरवल में sin x का ग्राफ लेता हूं तो तब भी वो 1 1 है। और तो फिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि -π/2 से +π/2 लेना है या π/2 से 3π/2 लेना है या 3π/2 से 5π/2 लेना है? तेरी बात सही है। हर इंटरवल में, हर इंटरवल जो मैंने कहा -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2, हर इंटरवल में sin x इन्वर्टेबल है। फिर कौन सा हमें लेके चलना है? हम वो इंटरवल लेंगे जो है न्यूमेरिकली स्मॉल। प्रिंसिपल
एंगल्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना सीखे थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम काम करेंगे प्रिंसिपल इंटरवल में, यानी जो न्यूमेरिकली छोटा होगा। न्यूमेरिकली, साइन वाइज नहीं, न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली छोटा इंटरवल कौन सा है? 3π/2 से 5π/2 का, या -π/2 से +π/2 का? -π/2 से +π/2 का। ये चीज समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा वो है y = cos x। इसका एक्चुअल डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और ये है नॉन इन्वर्टेबल, है ना। डायरेक्टली नॉन इन्वर्टेबल लिखूं चलेगा ना? ठीक है। अब इसे इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम पहले इसके ग्राफ पे चलना शुरू करेंगे। चलो, तो यहां से चलना शुरू करते हैं हम। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। बताना 1 1 है या मेनी 1? 1 1, और नीचे गया तो अब भी 1 1 है, और नीचे आ गया अब 1 1। क्या और नीचे चलने पर भी ये 1 1 ही रहेगा, या ये मेनी 1 हो जाएगा? 1 1 ही रहेगा। चलो चलते चलो, अभी भी 1 1 है, और नीचे चले तो अभी भी 1 1 है, और नीचे, और अब पहुंच गए यहाँ पर। बस काट दें यहाँ पर इसको, क्योंकि इसके आगे चलेंगे यानी वापस ऊपर की तरफ आएंगे तो वो मेनी 1 हो जाएगा। बताना अब इसको इस तरफ लेके आना है क्या? नहीं, यहीं पर काट दें इसको। ठीक है, तो y = cos x, जिसके लिए हमने डोमेन लिया है फ्रॉम 0 to पाई। कैसा फंक्शन है ये? 1 1 है, बाइजेक्टिव है, और साथ में अब इन्वर्टेबल है। बोलो, तो आपको दो ग्राफ अलग अलग करके बनाने होंगे। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं अलग नहीं बना पा रहा हूं। एक पूरा cos x का बनाओ नॉन इन्वर्टेबल के लिए, फिर एक फिर से cos x का बनाओ इन्वर्टेबल के लिए। ठीक है, चलो यहां बताना मुझे, यहां पर जो यहां नजर आ रहा है तुम्हें tan x का ग्राफ, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, है ना। देखो ना, π/2 पे ये अनडिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉट डिफाइंड होता है। ना केवल वो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, हर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, जिसके लिए ये है नॉन इन्वर्टेबल, है कि नहीं? चलो, अब इसे इन्वर्टेबल बना के दो। चलो बताना, इतना ग्राफ लेंगे तो ये 1 1 है क्या? और आगे का ग्राफ लेंगे तब भी 1 1 है, और ऊपर का पूरा चलते चले जाएं जहां तक इन्फिनिटी है तब भी ये 1 1 ही रहेगा। ठीक है, नीचे का लेते हैं। क्या नीचे का ग्राफ लेने पर ये मेनी 1 तो नहीं होगा? नहीं। कहां तक लेना नीचे की तरफ? -∞। ठीक है, ठीक है। क्या ये ग्राफ में से कुछ पोर्शन ले लें क्या? नहीं, ये इतना सा ले लेते, इतना थोड़ा सा, जरा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई जैसा तुम बोलो। तो y =
tan x का जो ग्राफ है जिसका डोमेन हमने लिया है फ्रॉम -π/2, बिल्कुल, अरे वेरी गुड ऋतिक, ओपन ब्रैकेट्स, इस इंटरवल के लिए, इस डोमेन के लिए ये है इन्वर्टेबल। बोलो आया समझ में? चलो आओ tan x को इन्वर्टेबल बनाते हैं। सबसे पहली चीज तो tan x का जो ग्राफ अभी बना हुआ है इसका डोमेन क्या है? सॉरी, मैं cot x के बारे में बात कर रहा हूँ, tan x के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, cot x का जो ग्राफ बना हुआ है उसका डोमेन क्या है? एक्चुअल डोमेन क्या है? वेरी गुड, एक्सेप्ट n पाई। इस डोमेन के लिए ये इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल? नॉन इन्वर्टेबल है। अब इसे इन्वर्टेबल बनाने के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है? चलो, ये पूरा का पूरा मैं ऊपर से नीचे तक आता चला गया तो मुझे लगा कि ये 1 1 है तो मैंने पूरा ग्राफ ले लिया। बोलो सही है क्या? चलो, इस वाले ग्राफ का कितना पोर्शन लेना है? कुछ भी नहीं लेना है। चलो, तो अब मुझे बताओ कि y इक्वल्स टू cot x जिसका डोमेन हमने लिया है फ्रॉम 0 to π, वेरी गुड, ओपन इंटरवल है, इज इन्वर्टेबल। ठीक है, cosec x का बताना मुझे, डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, देखो ना कहाँ कहाँ अनडिफाइन हो रहा है, n पाई पे, n पाई पे, और इसके लिए ये है नॉन इन्वर्टेबल। चलो बताना मुझे, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है ना, वहां से चलना शुरू किया मैंने और नीचे की तरफ आता चला गया। रोकना मुझे अगर रुकना चाहो तो, यहाँ रुक जाए, ठीक है। फिर अगर देखें तो 0 पर इसका ग्राफ नीचे की तरफ भी है, वहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, काट दे यहाँ पर, ऊपर की तरफ आधा पैराबोला और नीचे की तरफ आधा पैराबोला, सही है ना? ठीक, जरा मुझे इसका डोमेन बताना, क्या लिया आप लोगों ने? -π/2 टू +π/2, बताना क्या -π/2 पे हमने फंक्शन इंक्लूड किया है क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, और इस इंटरवल के लिए ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, चलो आओ जरा यहाँ देखते हैं, sec x को देख लेते हैं। sec x का एट प्रेजेंट sec x का एट प्रेजेंट डोमेन क्या है? टू n + 1 π/2। देखो ना, 1 π/2 के बाद अनडिफाइंड हुआ ये 3 π/2 पे, 3 π/2 के बाद वो अनडिफाइंड होगा कहाँ? 5 π/2 पे, तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है ना? ठीक है, और इस डोमेन के लिए ये नॉन इन्वर्टेबल है।
यहाँ लिखता हूँ, और y इक्वल्स टू sec x। चल 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अब या तो यहाँ से लेफ्ट साइड चलना शुरू करो या राइट साइड चलना शुरू करो। राइट साइड, बताना मुझे 1 1 है या मैनी 1, और ऊपर का ग्राफ लिया, और अब पूरा ऊपर तक का ग्राफ ले लिया 1 1। ठीक है, नीचे से और ऊपर आते गए 1 1। स्टॉप। ठीक है, तो डोमेन के लिए हमने 0 से पाई, जिसमें 0 पे फंक्शन को इंक्लूड किया, पाई पे भी फंक्शन को इंक्लूड किया, एक्सेप्ट π/2, और इस इंटरवल के लिए इन्वर्टेबल है। और चेक कर लेना, हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है पर कहीं पर भी रेंज चेंज नहीं किया हमने। रेंज जो पहले थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, बोलो क्या ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अब तक हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ सीखे थे, बोलो हाँ या ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ सीखे थे जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बोर्ड पे मैंने बनाए भी थे। फिर हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ सीखा था, स्ट्रेट लाइन बनाना सीखा था, पैराबोला बनाना सीखा था, है ना। फिर हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन के लिए ग्राफ सीखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, सिग्नम फंक्शन के लिए, याद है सिग्नम? गुड, मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। गुड। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, LIF, स्टेप वाइज फंक्शन, वेरी गुड। और एक फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको काफी सारे फंक्शंस के ग्राफ बनाना सिखाए थे। ठीक है, फिर अब हम सीख रहे हैं कि एक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनना, काफी इजी है, एक बार में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं आपको 2 मेथड्स सिखाने वाला हूं, तो फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूं हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, ये एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ है, और इत्मीनान से चेक कर लो कि क्या ये 1 1 है या नहीं। 1 1 है। अभी अभी मैंने आपको 1 1 फंक्शन चेक करना भी सिखाया है, तो आप वो चीज अप्लाई करके भी देख सकते हो। ये 1 1 है, इंजेक्टिव है ये, और लेटेस्ट सपोज कि ये सर्जेक्टिव भी है ना। इंजेक्टिव ये दिखाई दे रहा है, सर्जेक्टिव मैंने सपोज कर लिया है, यानी ये हो गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। और a bijective function is invertible function, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका ग्राफ भी बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक फंक्शन अगर मुझे दिया गया है और उसके इनवर्स फंक्शन का यदि मुझे ग्राफ बनाना है, तो पहला तरीका ये है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज y इक्वल्स टू
x। और 11th स्टैंडर्ड में शायद ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइन थी। नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ऋतिक गलत बोल रहा है। कांस्टेंट फंक्शन होता है y इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जैक्टली, ये मांगी थी क्या? गुड, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू x, जो वैल्यू हम x की रखेंगे वही आउटपुट वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बेसिकली ये y इज इक्वल्स टू x एक स्ट्रेट लाइन है, और क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। कांस्टेंट टर्म बेटा, इसको कंपेयर कर y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो कांस्टेंट टर्म कितना है? 0। मैंने ये सिखाया था तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में, अगर याद आए तो ज़रूर जवाब देना, कि दुनिया जहाँ का कोई कर्व हो, ना केवल वो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, दुनिया जहाँ का कोई भी कर्व हो, अगर उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है, गुड, ओरिजिन से पास होगा वो कर्व, फिर वो कर्व कोई भी कर्व क्यों ना हो। याद है ऐसा कुछ सिखाया था मैंने? ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। दिखाई दे रही है ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन। स्लोप क्या है इस लाइन का? 1, तो tan थीटा 1 हो गया, है ना, और थीटा हो गया आपका 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। क्लियर है ये लाइन? थोड़ी सी और ऊपर की तरफ बना दूं क्या? ये छोटा एंगल दिख रहा है मेरे को, चलेगा ना? इतना एडजस्ट कर लोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए, तो हमें उस फंक्शन के ग्राफ की इमेज निकालनी होगी अबाउट द लाइन y is equals to x, और जो रिफ्लेक्शन आएगा यानी इमेज बनेगी, वो इमेज इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। क्या आपको इमेज निकालना आता है? चलो, इसकी इमेज कैसे दिखेगी? क्योंकि तुम अभी यहां हो तो नहीं, तो मैं ही थोड़ा सा बना देता हूं। अच्छा नहीं बना पाया मैं बिल्कुल भी। अरे ठीक है यार, ऐसा कुछ नियर अबाउट, है ना। इमेज के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का ध्यान देना होता है कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे उसकी इमेज बनेगी, है ना। अब वो डिस्टेंस तुम करते रहना कि इसका डिस्टेंस इससे, क्योंकि मैंने ये लाइन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बनाई है, ऐसा ही कुछ होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। बोलो, क्या ये मेथड समझ में आया? क्या करना है इस मेथड में? इमेज बनानी है। किसी भी गिवन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? कौन सी लाइन? कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे क्या? आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल्स टू x ही होनी चाहिए, और इस y इज इक्वल्स टू x के अबाउट जब हम गिवन फंक्शन के ग्राफ की इमेज निकालते हैं, वो इमेज होती है हमारे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, मैंने बहुत स्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में बोल दिया है, लिखा नहीं है इसे। बोलोगे तो लिख दूं। बेटा हर फंक्शन का ग्राफ जो है ना, वो बॉक्स मेथड से ही बना है, हर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, पर क्या हुआ, जब हमने फंक्शन को और उसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को कंपेयर करना शुरू किया, तो एट लास्ट कंक्लूजन यही निकला कि एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल्स टू x। तो हमने ये चीज फिर रूल ही बना दिया कि अगर एक फंक्शन गिवन है और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर हमें चाहिए तो हम वो डब्बा मेथड फॉलो करके, वो लंबा प्रोसेस फॉलो करके नहीं बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इमेज निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसा मैंने तुम लोगों को सिखाया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सिखाया है मैंने। तो एक जरा उसको वेरीफाई करना। ये किसका ग्राफ है, log x का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस e का ग्राफ। ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट 1,0 है ना, रख के देखो ना x की जगह पर 1 है ना, तो log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पॉइंट है आपका 1,0। ठीक है, अब ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, e रेज टू द पावर x का ग्राफ। ये पॉइंट 0,1 और फंक्शन है आपका e रेज टू द पावर x। y इक्वल्स टू x। समझ में आ रहा है क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, अगर मैं इस चीज को यहां से फोल्ड ही कर दूं, ओवरलैप होगा, इमेज है एक दूसरे की। और आज से पहले जब भी मैंने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया हो या लॉग का ग्राफ बनाया हो, डब्बे मेथड से ही बनाया था। कभी तुम्हें ये मेथड तो नहीं सिखाया था कि मैंने कि इमेज ले लेना, डब्बा ही बनाया था ना, वैल्यूज ही निकलवाई थी मैंने तो तुमसे। अबे तुम्हें कुछ याद भी है या 11th का सभी भूल गए हो क्या बेटा? ट्वेल्थ में पढ़ाया था मैंने ये इमेज नहीं, ग्राफ, अच्छा डब्बा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, हाँ तो उसकी इमेज भी उसी जगह काटेगी, देख उसकी इमेज भी उस जगह पर ही उसे काटेगी। क्या ये fx है ना, इसकी इमेज उसी जगह काटेगी ना जहां पर फंक्शन ने y इज इक्वल्स टू x को काटा था। ये जगह तेरा y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हम ये चीज जब फंक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको नोट करवाऊंगा कि एक फंक्शन और एक इनवर्स फंक्शन हमेशा इस लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, यदि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो। ये हम बाद में फंक्शन में सीखेंगे, आएगा ये चीज। और अगर नहीं कर रहा है तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं फिर। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या ये पहला मेथड समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ठीक है। दूसरा मेथड, अच्छा मैंने लिखा कहीं पर कुछ भी नहीं है, क्या लिखोगे तुम? भले हिंदी में लिख लेना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। समझ में आ गया, लिख लोगे?
पढ़ना एक बार। यही समझाया था, पक्का समझ में आया मानस? अच्छा, फिर अगला मेथड क्या है? मैंने कहा था हाँ 2 मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है? नहीं, टू ड्रॉ graph of an inverse function v, अगर मुझे एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, वी इंटरचेंज, अगर कंप्लीट कर पाओ, we interchange position of x and y axis। क्यों इंटरचेंज कर रहे हो रे? क्योंकि इनवर्स का मतलब ही है डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करना, है कि नहीं? चल मैं एग्जैक्टली y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन में भी तो वही कर रहे हैं हम, है ना? जब रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो जो x था वो y हो जाएगा और जो y था वो x हो जाएगा। अगर तुम्हें जरा सा भी 11th का याद हो तो मुझे बताना कि एक पॉइंट है, अगर मेरे पास 3,4 कोऑर्डिनेट है, पॉइंट 3,4, तो उसकी इमेज जब हम इस लाइन के अबाउट निकालते हैं y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो वो 4,3 होती है। याद है? तो वही चीज अब पूरे ग्राफ में ही कर रहे हैं हम, एक पॉइंट के साथ नहीं, हम पूरे ग्राफ के साथ कर रहे हैं। पक्का? ठीक है। अब ये चीज मैं तुम्हें करके भी बता देता हूं, हालांकि मेरे पास कोई ज्यादा खास बड़ा पेपर नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मैं तुम्हें एक तरीका सिखाया था, सेकेंड मेथड, जिसमें हम एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इंटरचेंज करना होगा। मतलब जहां एक्स एक्सिस है, जहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उस जगह पर मुझे चाहिए होगा क्या? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मैं बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि जिस पोजीशन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उस पोजीशन में पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहिए। जहां पॉजिटिव वाई एक्सिस थी वहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो मान लेना कि आपके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आ गया। ठीक, मैं आपको करके बता देता हूं। चलो, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये यहां पर जहां पर मैं टैप कर रहा हूं बार बार, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैंने नेगेटिव कहीं लिखी ही नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये, और ये एक फंक्शन जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, सेम वैसा ही मैंने फंक्शन इस पेपर पे बना दिया, एफ एक्स। अब मैं इस पेपर को रोटेट करने वाला हूं। ठीक है, जब ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस आ जाए और मेरे लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट है ये,
ठीक है, जब ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस और मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाई एक्सिस आ जाए, मुझे बता देना, उस पोजीशन को लॉक कर देंगे और उस पोजीशन में जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा होगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या चाहिए, x, मेरे लेफ्ट में क्या चाहिए, y, रोटेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, बताना, ऊपर x चाहिए था, आ गया, आ गया, पर लेफ्ट में y चाहिए था, मिला नहीं, मिला। क्या इस पोजीशन को लॉक करें, नहीं, और रोटेट कर दिया मैंने। ऊपर चाहिए था मुझे x, मिला क्या, नहीं मिला, लॉक करें, नहीं, और घुमा दिया। ऊपर चाहिए था x और लेफ्ट में चाहिए था y, y तो मिल गया पर x नहीं मिला, नहीं मिला ना, ऊपर की तरफ x, लॉक करें क्या, नहीं, और घुमा दिया। ये तो वही पोजीशन आ गई जहां से चलना शुरू किया था। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है तुम्हें, मैं और थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। दिखाई दे रहा है पक्का, ये क्या दिखा है, y और ये x, बोलोगे तो मैं इसको भी इस तरफ बना देता हूं, y x, ठीक है। चल, ऊपर क्या चाहिए था हमें, भूल गया मैं, x चाहिए था, लेफ्ट में क्या चाहिए था, y, बोला ऊपर x और लेफ्ट में y, मिला क्या, घुमाया, मिला, फिर घुमाया, मिला नहीं, फिर घुमाया, ऊपर मिला x, लेफ्ट में मिला y, इस पोजीशन को लॉक करें। जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है वो किसका ग्राफ होगा, मैच करना, सही है, पक्का। तो एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के दो तरीके सिखाए मैंने। पहला तरीका, बिल्कुल इमेज निकालनी होगी हमें गिवन फंक्शन की, वो भी y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट। ठीक है, और दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, इसमें हमें x और y की पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। बोलो आया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा काम आपके लिए है, आप एक पेपर फाड़ लेना, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लेना, है ना, ठीक, इसको 6 पार्ट में, 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, जैसे ये हो गया आपके 2, छह कंपार्टमेंट बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के 6 कंपार्टमेंट में अब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स के इन्वर्टेबल वाले ग्राफ बनाना। इन्वर्टेबल मतलब जिनका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। ठीक है, क्लियरली मेंशन करना कि कौन सा एंगल 0 है, कौन सा एंगल π/2 है, कौन सा पाई है, कौन सा -π/2 है। क्लियरली मेंशन करना कौन सी वैल्यू +1 है, कौन सी वैल्यू -1 है। क्लियरली मेंशन करना कि कहां पॉजिटिव x एक्सिस है, कहां पॉजिटिव y एक्सिस है।
बहुत क्लियरली मेंशन करना उसको। बात समझ में आई? ठीक है। एक बार x और y की पोजीशंस इंटरचेंज करना, किसी एक के लिए कर लेना। जैसे किसी एक के लिए होगी वैसे बाकी 5 के लिए भी हो जाएगी। और एक बार में तुम्हारे पास 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बन जाएंगे। 6 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, एक मेहनत में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना के आने आपको। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करवाऊंगा कि जो आपने बनाया है वो सही है या नहीं, उनके डोमेन सही है या नहीं, उनके रेंज सही है या नहीं। ठीक है, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या इतना सा काम करके आओगे या ये भी भूल जाओगे? ठीक है, थोड़ा सा लिहाज रख लेना कि भाई इतना सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है तुमको, तो इतना सा एफर्ट तुम भी लगा लो। ठीक है, तो फटाफट बताना कि जितना भी आज मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझाया, क्या वो समझ में आया है ना? इसको बहुत अच्छे से नोट करना भाई, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव थ्योरी है ये। ठीक है, और एक चीज़ मैंने कही थी कि कंपेयर करना भाई, और ज़रूर कंपेयर करके बताना मुझे कि कौन कहाँ से स्टार्ट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, होमवर्क दिया है मैंने, करके आना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। चलो खत्म करें आज की क्लास यहाँ पर। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।